One of the equations of the motion may be represented as this. Name the quantity represented by the symbol A. अब तो जल्दी जल्दी हमें करना चाहिए ना ये तो. A is acceleration, जाहिरन बात है. अच्छा जी, फिर बोलते हैं कि A नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है. नेगेटिव क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ, क्या सिग्निफिकेंस है नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव A का? इट रिप्रेजेंट्स डिसेलरेशन. ठीक है, तो आई विल बी गोइंग विद योर आंसर्स. ठीक है, डिसेलरेशन लिख सकते हो इसको, या फिर डिसेलरेशन को एक और थोड़े से एक्सप्लेनेटरी अंदाज में क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी डिक्रीजेस, राइट. या ये लिखोगे वेलोसिटी इंक्रीजेस ऑपोजिट टुवर्ड्स ओरिजिनल डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब है वेलोसिटी के ऑपोजिट में चल रही है. सही है. अच्छा, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द मोशन ऑफ अ स्मॉल पॉलीस्टाइरीन स्फीयर as it falls from rest alongside a vertical scale marked in centimeters. सबसे पहले आपको बोल दिया भाई ये रेस्ट से गिरता है, तो u equals to 0. To do this, a number of flash photographs of the sphere are taken at 0.1 seconds interval as shown. हर फोटोग्राफ के बीच में, हर काले डॉट के बीच में कितना टाइम गुजरा है? 0.1 सेकेंड्स गुजरा है. और कुछ ऐसा आ रहा है आपके पास सारी फोटोग्राफ्स का. अच्छा, then they ask you determine the distance that the sphere has fallen from rest during a time of 0.7 seconds. तो 0.7 सेकेंड्स निकालने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, हम फोटोग्राफ्स गिन लेते हैं कहां तक गई. ये 0.1, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. 0.7 तकरीबन मेरे हिसाब से, अब ये इंतहाई गंदी सी स्क्रीनशॉट हमारे पास आ गई, मेरे हिसाब से 132 पे आ रहा है. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू राइट दिस डाउन फॉर यू. मेरे पास 132 आ रहा है. अच्छा, इसका आई थिंक एक पार्ट रह गया है. वेट, देयर वाज वन मोर पार्ट टू दिस क्वेश्चन. आपको ये डायग्राम दिख रही है, ठीक है, आपको ये डायग्राम दिख रही है, ये इन्होंने इस तरह से दे दिया. इसमें से ये बताओ हाउ कैन आई डिसाइफर कि किसी ना किसी पॉइंट पे आके स्फीयर की वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई. यस, सो इन कंसेक्यूटिव फोटोग्राफ्स के बीच में जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, सेम डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड, तो हम यही लिख लेते हैं. सो हाउ विल आई राइट दिस आंसर आफ्टर एवरी 0.1 सेकेंड्स. थैंक यू अल्मा, वेरी गुड. सो हम लिखेंगे, लेट्स से द डिस्टेंस between dots becomes equal. अच्छा, देन अच्छा 0.7 सेकेंड उन्होंने टाइम लिख दिया, अब पूछ रहे हैं 1.1 सेकेंड्स. सो लेट्स काउंट टिल 1.1. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. हम 1.1 तक तो जा ही नहीं सकते, तो हाउ डू आई वर्क आउट द डिस्टेंस जो 1.1 तक आ रहा है? वेरी गुड. तो अच्छा, तो इसका मतलब है ये वाला बैच थोड़ा सा ज्यादा जो है वो पिछले वाले बैच से स्मार्टर है, क्योंकि वो तो भाई बिल्कुल भी जवाब नहीं. खैर, सो यस, दो आंसर्स आए वो बिल्कुल सही हैं भाई. आपने खुद डिसाइफर किया कि ये जो है हर डॉट के बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस हो गया, तो इसका मतलब जब भी जितना भी जाएगा नीचे कांस्टेंट डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा, है ना. सो अगर मैं इसको क्लोजली देखूं तो मुझे ये नजर आता है ये 132 है, एंड दिस कम्स आउट टू बी 150 समथिंग या जो भी. खैर, दिस ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड, तो मैं आप लोगों के लिए डिस्टेंस ये लिख रहा हूं. दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर्स. ठीक है, ड्राइंग साफ होती तो फिर आप लोग खुद भी रीड कर लेते, इसमें ड्राइंग साफ हमारे पास स्क्रीनशॉट में नहीं आ सकी. सो दिस इज 25 सेंटीमीटर्स. सो अब आपको पता है भाई कि आपने इधर तक 132 तक 0.7 सेकेंड्स कवर कर लिए थे, तो हमें कितने और जाने पड़ेंगे, कितने गैप्स जाने पड़ेंगे? और 0.8, 0.9, 1 और 1.1. ठीक है, तो वी विल हैव टू गो 4 मोर गैप्स. सो लेट्स डू दैट जल्दी से. 132 प्लस 4 इंटू 25, एंड दैट कम्स आउट टू बी 132 प्लस 100, दैट इज 232. सबने जो है वो सही आंसर दिया, 232 सेंटीमीटर्स इज द आंसर. अच्छा, फिर रीड दिस क्वेश्चन. The student repeats the experiment with a lead sphere that falls with constant acceleration and does not reach a constant speed. ठीक है, अब उसने एक स्फीयर ही बदल दिया कि वो कांस्टेंट स्पीड को नहीं पहुंचता. ठीक है, determine the number of flash photographs that will be observed against the 160 centimeter scale. Include in your answer the photograph obtained at time t equals to 0.
सो हम इसको ऐसे करेंगे, विल डू इट थ्रू काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स कैसे, u इक्वल्स टू 0 है, शुरू आपका रेस्ट से होता है मोशन। अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ गिर रहा है, अर्थ की कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से गिर रहा है, तो g क्या लेंगे, 9.81, राइट। एक्चुअली किस तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, सो लेट्स मेक आवर कन्वेंशन डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव, सो आई विल से प्लस 9.81 उस हिसाब से, ठीक है। अच्छा जी, आपको इसके अलावा ये बोला है कि 160 सेंटीमीटर्स के अक्रॉस गिर रहा है, तो ये पूछ रहे हैं 160 सेंटीमीटर्स में आपने क्या किया। तो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मेरी अप्रोच क्या है, मेरी अप्रोच ये है कि इसको 160 सेंटीमीटर्स गिरने में कितना टाइम लगा, पहले तो वो निकाल लेते हैं, फिर उस टाइम को 0.1 से डिवाइड करके निकाल लेंगे कितनी फोटोग्राफ्स खिंचनी उतनी देर में, राइट। सो दिस इज द अप्रोच, आई टेक आउट द टाइम और टाइम को 0.1 से डिवाइड कर दूंगा, कितने उसमें 0.1 आ रहे हैं, उतनी नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स होती, सही है। सो लेट्स डू दैट। डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, इनिशियल स्पीड दी हुई है, एक्सेलरेशन है, टाइम ढूंढना है, कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, ऑनलाइन भी जवाब आ जाए। विच इक्वेशन शुड आई यूज, द सेकेंड इक्वेशन, थैंक यू। सो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड दिस विल ऑलवेज हेल्प। अगर रेस्ट पे हो तो इसको पहले से सर्कल करके 0 करो ताकि फालतू में वर्किंग नहीं करनी पड़े। s आपको दिया है 160 सेंटीमीटर्स। अब से हमारी नई चीज शुरू हो जाती है, ओ लेवल में तो ये बिल्कुल भी नहीं था, बहुत कम था। कन्वर्जन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी किसी चीज को सॉल्व करने जाओगे कन्वर्ट लाजमी करोगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, 160 को वी लर्न दिस इन फिजिकल क्वांटिटी, सेंटीमीटर्स में है, इनटू 10⁻⁻² कर लो। विल आप बगैर सोचे हमेशा कन्वर्जन को सबसे पहले देखोगे जब भी चीजें अंदर डाल रहे क्वेश्चंस में। अब कन्वर्जन लाजमी देखनी है, कन्वर्जन बहुत आती है फिजिक्स में। देन हाफ acceleration was positive 9.81, right? So we will put in as positive 9.81 और हम टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, टी स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो 2 इंटू 160 इंटू 10⁻⁻², देन डिवाइडेड बाय 9.81, थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 9.81, एंड देन वो टी स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट भी कर लेते हैं इस साइड। सो व्हाट इज द आंसर दैट वी गेटिंग, 0.57। थैंक यू अलमा, तुम भी कैलकुलेट कर लो। मेरे हिसाब से एक और मुझे अगर एक और डेसिमल प्लेस तक मिल जाए आंसर, फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर 0.571 था इसका आंसर, आई थिंक 0.57, ठीक है। 0.571 आ रहा है, एक्चुअली 0.571। अब हमें नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स निकालनी है, सो 0.571 को अगर मैं 0.1 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आती है 5.7 फोटोग्राफ्स, ठीक है। 5.7 तो मतलब 5 आई और कुछ सेवेंथ पार्ट आया, लेकिन वो कंप्लीट फोटोग्राफ तो नहीं हुई ना। फोटोग्राफ कब खिंचती है, जब 6 होता है ना, 1 2 3 4 5 तो खिंच गई, 6 वाली नहीं खिंची, 5.7 पे आके निकल गई है बाहर, तो n विल बी राउंडेड ऑफ एज 5, ठीक है। यानी 5 फोटोग्राफ्स खिंची हैं आपकी जरूरी तौर पे। दूसरी बात ये है कि कह रहे इंक्लूड इन योर आंसर द फोटोग्राफ ऑब्टेन्ड एट टाइम t इक्वल्स टू 0, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे भी एक फोटोग्राफ खिंचती है, तो क्योंकि वो खिंचती है तो हम 5 नहीं लेंगे, वी विल हैव टू ऐड अ 1, क्योंकि एक पहले ही फोटोग्राफ खिंच जाती है मोशन स्टार्ट करने से पहले, सो यू विल हैव 6 फोटोग्राफ्स। एनी प्रॉब्लम्स गाइस? A student has been asked to determine the linear acceleration of a toy car as it moves down a slope. He sets up the apparatus as shown in figure 3.1. The time t to move through rest, um, the time t to move from rest through a distance d is found for different values of d. A graph of d y-axis is plotted against t square on the x-axis shown. d और t square को प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, सही है। कुछ आई होप कुछ याद आ रहा हो आप लोगों को। First of all, they ask you, theory suggests that the graph is a straight line through the origin. Name the feature on figure 3.2 that indicates the presence of a random error and a systematic error. तो इस ग्राफ को देखते हुए सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर कैसे पता चल रहा है, वेरी गुड। सो फॉल्स ओरिजिन, इंटरसेप्ट ऑफ टी स्क्वायर एक्सिस, वेरी गुड। रैंडम एरर कैसे पता चल रहा है, आपके जो पॉइंट्स हैं वो सारे लाइन पे नहीं है, दिस इज अ स्कैटर डायग्राम, सो रैंडम एरर इज बीइंग शोन थ्रू अ स्कैटर प्लॉट। एंड सिस्टमैटिक एरर कैसे शो हो रहा है, सिस्टमैटिक एरर शो हो रहा है थ्रू अ टी स्क्वायर इंटरसेप्ट, या यू कैन ऑल्सो राइट अ फॉल्स ओरिजिन, ठीक है। दोनों चीजें सही हैं, यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट। आपका टी स्क्वायर का इंटरसेप्ट आ रहा है
या फिर फॉल्स ओरिजिन आ रहा है। अच्छा जी, तो हमने जो है वो एक चीज पढ़ी थी, हम किसी भी इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। और मैंने जो इंडिकेशन बताई थी लीनियर लॉ की वो ये थी कि दो क्वांटिटीज देखोगे जिनका आज तक कभी दुनिया में ग्राफ नहीं बनाया होगा, और ग्राफ बनाने पे देखोगे कि स्ट्रेट लाइन आ रही है, राइट। डी और टी का ग्राफ बनाया होगा, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाया होगा, डिस्टेंस और टाइम स्क्वायर का ग्राफ कभी नहीं बनाया, राइट। तो जिस चीज का अजीबोगरीब जो चीजें लिखी हुई हो और उनकी स्ट्रेट लाइन बन रही हो, तो उसका मतलब क्या है, बेटर टू थिंक ऑफ इट एज इन अ लीनियर लॉ काइंड ऑफ केस। अच्छा, लीनियर लॉ कैसे लग रहा है? लीनियर लॉ ऐसे लग रहा है कि इफ यू लुक एट योर सेकेंड इक्वेशन विच इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हमने एग्जाम्पल फिजिकल क्वांटिटी मेथड्स में भी की थी। दे से कि आपकी टॉय कार रेस्ट से शुरू होती है, ठीक है। द रेस्ट कहां से था, वेयर वाज रेस्ट, ये रहा, ये लिखा हुआ, द टाइम टी टू मूव फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल स्पीड क्या हो गई, जीरो हो गई। सो ये पूरी चीज जीरो हो गई। सो दिस मीन्स दैट एस विल बी हाफ ए टी स्क्वायर। अब उन्होंने ये किया कि उन्होंने एस को वाई एक्सिस प्लॉट किया, टी स्क्वायर को पूरे को उठा के एक्स एक्सिस प्लॉट किया, तो बीच की चीज क्या आएगी, ग्रेडियंट आएगा। विल दिस बी द ग्रेडियंट, सेम एज जो हमने उधर डिस्कस किया था। सो हाफ ए विल बी द ग्रेडियंट। तो ऐसा करते हैं, इस ग्राफ का हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं और फिर हाफ ए से इक्वेट कर देते हैं ताकि हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाए। खैर, हमने जो है वो ऊपर में ही कर दिया सब, उन्होंने सिर्फ कहा था ग्रेडियंट निकाल दो, तो लेट्स वर्क आउट दिस ग्रेडियंट और फिर नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। दूसरी चीज, जब भी एक लाइन का ग्रेडियंट निकाल रहे हो, क्वेश्चन आया हुआ है कि लाइन का ग्रेडियंट निकाल लो, तो प्लीज 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 ये मत कीजिएगा कि बस इतने से यहां से लेके यहां तक, मतलब ये दो पॉइंट ले लिए जो बहुत ही ज्यादा करीब थे, ये नहीं लीजिएगा, एग्जामिनर का आएगा मार्क्स नहीं देगा। एग्जामिनर को क्या चाहिए, एग्जामिनर को ये चाहिए कि आप दूर के, बहुत दूर दूर के दो पॉइंट्स चूज करोगे। सो यू हैव टू चूज दूर दूर के कोई ना कोई दो पॉइंट्स, तो चूज कर लेते भाई, अब हमारी मजबूरी है तो हमें करना पड़ेगा। सो मैं ले रहा हूं एक ये वाला पॉइंट, ठीक है, एक ये वाला ले रहा हूं, एंड द नेक्स्ट वन आई विल टेक इज, अगर मुझे 100 वाला मिल जाए, सो आई टेक दिस वन, आई टेक वन दैट पॉइंट और एक वो वाला पॉइंट, ठीक है। ये क्यों ले रहा हूं, ताकि मेरा जो है एग्जामिनर जो है वो मेरे मार्क्स ना काट ले। वेन एवर यू ट्राइंग टू टेक आउट द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ऑलवेज टेक पॉइंट्स दैट आर फर्दर अपार्ट, ठीक है। ऑल्दो ग्रेडियंट वही आएगा, स्ट्रेट लाइन का सबको पता है ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, चाहे मैं करीब के लूं दूर के लूं, लेकिन एग्जामिनर की ख्वाहिश है कि आप हमेशा दूर पॉइंट्स लो, नहीं लोगे तो वो मार्क्स नहीं देगा इस पार्ट के, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज नाउ इफ यू रीड द ग्राफ, ये आ रहा है तकरीबन 2.2 2.4, तो दिस इज 2.4 comma 20, and that one is 10 comma 100, हमने 100 पे लिया था ना, so let me just see, हमने कोई मिस्टेक नहीं किया, हमने 100 पे लिया था, so that is 10 comma 100, राइट। अब ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट का फॉर्मूला आई होप सबको आता हो, ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है, y2 बोल देते हैं 100, y1 बोल देते हैं 20, सो 100 माइनस 20 अपॉन x2 माइनस x1, सो x2 माइनस x1 इज 10 माइनस 2.4, सो 10 माइनस 2.4, वैल्यू क्या आ रही है इस ग्रेडियंट की, 10.5, हमारे पास ग्रेडियंट 10.5 आ रहा है, ओके। सो वी आर गेटिंग 10.5, सही, ग्रेडियंट की वैल्यू लिखी है। ग्रेडियंट कैसे निकाला है आपने, आपने निकाला है सेंटीमीटर्स को सेकेंड स्क्वायर से डिवाइड करके, ठीक है। तो इसको नहीं भूलिएगा, ये 10.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, फिर आपने क्या निकालनी है, आपने एक्सेलरेशन निकालनी है, हमने वर्किंग दिखा दी भाई, एक्सेलरेशन ये आ रही है। सो यू नो हाफ ए विल बी इक्वल्स टू द ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये आपके पास 10.5, लेकिन इसको नहीं भूलिएगा, अभी भी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालनी है हमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करेंगे, इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 करके,
सो वी डू दैट, और एक्सेलरेशन फिर आप उधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.212, ठीक है। इफ यू यूज दिस सेकंड इक्वेशन, खैर इधर से भी हमारे पास एग्जैक्टली उसी तरीके से आ जाएगा, दिस इज आल्सो 0.212 रखेगा, टू 0.212 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप सो, एटलीस्ट कैन एनीवन कंफर्म, यही आएगा, ठीक है। एंड अगेन आंसर कैसे लिखते हैं आप, आंसर आप ऐसे लिखोगे के व्हाट वैल्यूज डिड यू यूज, आपने वर्कआउट किया है ग्रेडियंट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट, ठीक है। सो 3 सिग्निफिकेंट वर्कआउट किया तो है हमने, बट खैर कोई खास बात नहीं, तो आई जस्ट राइट दिस 0.212। थोड़े से पुराने पेपर्स हैं ये, 2003 या 2002 का क्वेश्चन है, क्योंकि रीसेंट पेपर्स में इतने सारे क्वेश्चन नहीं थे, तो अभी फिलहाल इतना हम अभी फोकस नहीं कर रहे किस तरीके से आंसर लिखना है, क्योंकि आपको मार्क्स स्कीम में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आंसर कैसे लिखा हुआ है। तो वो पुराने पेपर उसमें टेंशन नहीं लीजिएगा, मुझे ये बताएं सवाल क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अच्छा, now a man standing on a wall throws a small ball vertically upwards with a velocity of 5.6 meters per second. The ball leaves his hand, and when it is at a height of 3.1 meter above the ground, as shown in figure 3.1. ठीक है, अच्छा जी, assume that air resistance is negligible, show that the ball reaches a maximum height above the ground of 4.7 meters. ठीक है, so we discussed this yesterday as well. Maximum height पे आपकी final velocity क्या हो जाती है, वो हो जाती है 0, ठीक है। और हमें निकालना है, क्या निकालना है, वी नीड टू वर्क आउट द डिस्टेंस, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, वी हैव बीन गिविंग द इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमें पता है 9.81 होती है, कन्वेंशन अगर बना लेते हैं अपवर्ड्स इज पॉजिटिव, तो उस लिहाज से ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो लेट्स पुट इन, वी विल बी यूजिंग द थर्ड इक्वेशन, क्योंकि उसमें सब ये बैठ जाएगा, टाइम हमें नहीं दिया हुआ। सो v स्क्वायर विल इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर क्या है 0 स्क्वायर, u स्क्वायर क्या है, u स्क्वायर है आपका 5.6 स्क्वायर प्लस 2, एंड देन एक्सेलरेशन आपकी क्या है, वो पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, मैंने पॉजिटिव पता नहीं लिख दी, नेगेटिव लिखेंगे, माय बैड, सॉरी। सो नेगेटिव 9.81, एंड देन लेट्स फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट वर्कआउट करोगे तो हमने कल वर्कआउट किया तो 1.665 आ रहा था आई गेस, तो 5.6 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू 9.81, दैट वाज 1.598, 1.598, यस, थैंक यू अलवा, ठीक है। सो इट वाज 1.598, एंड फिर इसमें 3 पॉइंट क्या मिला देना, हमने 3.1 मिला देना है, जो ग्राउंड से आप ऊपर हो, ठीक है। सो दैट वी कैन नो दैट, सो 1.598 plus 3.1, you get approximately rounded off 4.7 meters. Actually, देन आपसे कहते हैं, अब कल हमारी ये गलती होती है, आई रेड द क्वेश्चन रॉन्ग, द मैन डज नॉट कैच द बॉल एज इट फॉल्स, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू फॉल फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट टू द ग्राउंड। ये बोल रहे हैं मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड का तक का टाइम निकाल लो, नॉट फ्रॉम व्हेन ही रिलीज, ठीक है। तो कल मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी, तो हम मैक्सिमम हाइट से निकाल लेते हैं, अगर हमें मैक्सिमम हाइट से निकालना है तो हम मैक्सिमम हाइट से ले लेते हैं अपना मोशन, ठीक है। सो इफ आई टेक मैक्सिमम हाइट से अपना मोशन, अगर मैं ये वाला नीचे वाला मोशन ले लूं, so I am now going to assume u मेरा 0 हो जाएगा, right, and I am going to travel a distance of कितना 4.7 meters, ठीक है। ये मेरा जो distance आ रहा है, ये मेरा आ रहा है 4.7 meters, एंड यू कैन कीप अपवर्ड्स पॉजिटिव या डाउनवर्ड पॉजिटिव, मैं अपवर्ड्स ही रख रहा हूँ क्योंकि एक दफा बना लिया तो अपवर्ड्स रख के ही कर लेते हैं। हमें डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, हमें इनिशियल स्पीड पता है, वी डू नॉट नो व्हाट द फाइनल स्पीड इज, और हमें टाइम निकालना है, हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है। सो विच इक्वेशन शैल वी यूज, हमने कल भी डिस्कशन करी थी, लेट्स गो विद s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बिकॉज उसमें टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब आ जाएगा जो हमारा हमें निकालना है। सो एस, इफ यू लुक एट योर कन्वेंशन, अगर आपका फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इधर आ रहा है, ठीक है, तो अपवर्ड पॉजिटिव बोला है, आपको जाना है नीचे 4.7, तो हम इसको नेगेटिव 4.7 लिखेंगे। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस इन एज अ नेगेटिव 4.7, एक्चुअली देन u 0 है, तो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस पार्ट, हम इसको 0 ही कर देते हैं, एक्चुअली will equal to half, then let's look at the acceleration, upwards positive है, minus 9.81 ही लेंगे हम, so minus 9.81 and then t square, so
4.7 into 2 divided by 9.81 square root answer. Are we getting 0.9788? हमारे पास यही आ रहा है 0.9788. Yes, बच्चा I'm explaining. So 0.98. अच्छा अल्मा वी आर टेकिंग अ नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एस, क्योंकि मैं अपनी कन्वेंशन वही वाली फॉलो कर रहा हूँ. मैं अपवर्ड से पौधे बोल रहा हूँ, मैंने दूसरी कन्वेंशन नहीं बनाई, मैं अभी अपवर्ड ही फॉलो कर रहा हूँ. हमने डिस्कस किया था कन्वीनियंट क्या होगा कि नीचे वाली ले लो, ठीक है, बट जस्ट टू शो यू अनदर पर्सपेक्टिव मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इधर करूंगा तो बाद में जब पीडीएफ रिव्यू करोगे तो आप लोगों को यार एक कन्वेंशन बनाई फिर दूसरी कन्वेंशन बनाई, कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने एक ही के साथ जो है वो दोनों चीजें करनी. इसीलिए अपवर्ड्स पॉजिटिव तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ थी तो नेगेटिव 4.7, एंड एक्सेलरेशन को भी मैंने डाउनवर्ड्स होती है तो अगेंस्ट कन्वेंशन नेगेटिव 9.81 ले लिया. ठीक है अल्मा? ओके, सो वी आर गेटिंग 0.98 seconds. अच्छा, the ball leaves the man's hand at time t equals to 0 and hits the ground at time t equals to t. On figure 3.2, sketch a graph to show the variation of the velocity v of the ball with time t from 0 to t. Numerical values of v and t are not required. Assume that v is positive in the upward direction. ठीक है, तो हमारी कन्वेंशन अपवर्ड इज पॉजिटिव ही फॉलो करने को बोल रहे हैं हमें, और हमें बोल रहे हैं ग्राफ की शेप बता दो कैसी होगी. नाउ आई एम गोइंग टू go over to the example. Looking at the example, how should I be drawing my graph? Okay, so 5.6 upwards, ठीक है, 5.6 upwards यानी ये एक पॉजिटिव वेलोसिटी है. ठीक है, अच्छा नाउ अब ये कहीं ना कहीं जाके ऊपर जीरो होती है, राइट, एंड देन इट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग डाउन. सही है. अच्छा नाउ अब जब नीचे जा रही होगी तो वी आर ऑब्वियसली वेलोसिटी जब नीचे की तरफ है तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज ए नेगेटिव वेलोसिटी. ठीक है, तो इतना तो हम बना लेते हैं ना, हमें पता है पॉजिटिव उससे शुरू होगी और कहीं ना कहीं बीच में जीरो होगी. ठीक है, तो ये इस तरह से हो रहा है. एंड अब अगर आप ग्राफ ऐसा बना दोगे, ऐसे से क्या मतलब है, ऐसे से मतलब ये है कि अगर आपने ग्राफ ऐसा बनाया, देखो गौर से देखना, इसमें तीन चीजें दिखानी है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, तो एक तो हमने दिखा दिया डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, एक हमने दिखा दिया पॉजिटिव शुरू हुई, जीरो पे हुई और कहीं ना कहीं नेगेटिव में जा रही. तो ये तीसरा मार्क किस चीज का होगा, जस्ट मेक श्योर ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पॉजिटिव 5.6 है. ठीक है, तो ऊपर गई जीरो पे हो गई कहीं ना कहीं. ठीक है, फिर जब ये इस पॉइंट को रीच करेगी ना, बिल्कुल वापस अपनी उसी हाइट पे आ जाएगी, तब दिस वेलोसिटी विल डेफिनेटली बी अ नेगेटिव 5.6. 5.6 ही होगी लेकिन उल्टे डायरेक्शन में, राइट. बिल्कुल इस पॉइंट में बात कर रहा हूं जब ये लेवल हो गई वापस आके. ठीक है, और अब हमें इसको बिल्कुल और नीचे के जाते हुए दिखाना है, मतलब 3.1 और ये बाकायदा नीचे जाती है तो इसकी वेलोसिटी और इंक्रीज होगी, राइट. इट मस्ट डेफिनेटली बी ग्रेटर देन नेगेटिव 5.6. तो गलती से भी यहाँ पे इन दिखा दिएगा कि यहाँ पे जो पॉइंट वैल्यू दिखाई वहां पे वो नेगेटिव वैल्यू भी दिखा दी, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. आपको क्या करना है, आपको बनानी है डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन. पॉजिटिव टू ही काटेगी कहीं ना कहीं जीरो पे एंड देन कहीं बड़ी नेगेटिव वैल्यू पे ये जाके खत्म होगा. सो इट्स अ पॉजिटिव जीरो. और जब ये ग्राउंड पे जाके लग रही है तब देखो, खुद भी देखो, जब ग्राउंड पे जाके लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, जब ऊपर जा रही थी तो सिर्फ आपके पास 1.6 मीटर्स थे तकरीबन, ऊपर जा रही थी 1.6 मीटर्स थे, तो ये छोटा होना चाहिए था एरिया इन द ग्राफ, और जो नीचे वाला एरिया इन द ग्राफ है वो पूरा 4.7 होना चाहिए था, वो बड़ा होना चाहिए था. ठीक है, सो आई होप सबको बात क्लियर हो गई हो. वी हैव ड्रॉन द लाइन लाइक दिस. एनी प्रॉब्लम्स, कोई कंफ्यूजन? नो. एक्चुअली स्टेट व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ. इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा? एक्सेलरेशन. थैंक यू. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमारे पास एक्सेलरेशन होता है. अच्छा जी. नाउ the man now throws a second ball with the same velocity and the same height as the first ball. The mass of the second ball is greater than that of the first ball. Assume that air resistance is still negligible. For the first and second balls, compare the magnitudes of their accelerations. तो एक सेकेंड बॉल है दैट इज मोर मैसिव. ठीक है, उसके अंदर मास ज्यादा है. ठीक है, तो अगर उसका मास ज्यादा है उसकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? Alma says acceleration will remain same. Does everyone agree? मैं तो अल्मा की बात से 110% अग्री करूंगा, बिकॉज नो मैटर व्हाट द मास, द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल g will be the one that is acting on both spheres.
तो देयर शुड बी नो डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि मसला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम g की बात कर रहे हैं तो दैट बिकम्स वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, राइट। सो नाउ हमारे पास ये है कि वेट, अब देखो मास बड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली देखो वेट भी खुद भी बड़ा हो जाता है, g वही रहता है, g नेवर चेंजेस, ठीक है। सो इवन इफ यू हैव अ मोर मास दैट डज नॉट मीन यू हैव अ ग्रेटर एक्सेलरेशन या स्मॉलर एक्सेलरेशन, रिमेंबर दिस। मास बड़ा होगा तो वेट ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, g वही रहता है इन ऑल केसेस। सो द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एक्सेलरेशंस विल बी द सेम, सो सेम acceleration and the speeds with which they hit the ground, तो जिस स्पीड से ग्राउंड पे लगेंगी उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, उसमें कोई चेंज होगा, सेम स्पीड एज आकिब सेज, बिल्कुल सही भाई, सेम स्पीड होनी चाहिए। सेम स्पीड क्यों होगी, सेम स्पीड इसलिए होगी क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम लगा लेते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, तो अब देखो हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी उनकी क्या है, ठीक है, देयर इज नो अदर स्पीड इन अदर एनी अदर डायरेक्शन, तो हम वर्टिकल वाली केस के लिए करें, तो फाइनल स्पीड निकालनी है। देखो बोल रहे हैं सेम अपवर्ड वेलोसिटी, सो सेम अपवर्ड वेलोसिटी यानी u स्क्वायर तो सेम है, हमने ये भी देख लिया g भी सेम होगा, पर ये देख लो डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों ने फिर -3.1 नीचे आना अपने ओरिजिनल पोजीशन से, मतलब दोनों का सब कुछ ही सेम है, देयर इज नथिंग डिफरेंट, सो व्हाई शुड देयर बी अ डिफरेंट स्पीड। मास होने से देखो जब भी काइनेमैटिक्स की इक्वेशंस में कभी भी देखोगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v इक्वल्स टू u प्लस at, इन इक्वेशंस में कहीं पे भी मास का मेंशन है ही नहीं, क्योंकि मास इज अ फैक्टर दैट डज नॉट इफेक्ट एनीथिंग इन काइनेमैटिक्स, ठीक है, मास डज नॉट इफेक्ट द इक्वेशंस, उसमें मास का कोई लिंक ही नहीं है हमारी वाली जो काइनेमैटिक्स है। सो मास चेंज करने से देयर शुड बी नो इफेक्ट एज लॉन्ग एज देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, सही है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, अगर कोई कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो, सही है। Actually, a girl G is riding a bicycle at a constant velocity of 3.5 meter per second. At time t equals to 0, she passes a boy B sitting on a bicycle that is stationary, as illustrated in figure 2.1. At time t equals to 0, the boy sets off to catch up with the girl. He accelerates uniformly from t equals to 0 until he reaches a speed of 5.6 meter per second in a time of 5 seconds. He then continues at a constant speed of 5.6 meter per second. At time t equals to t, the boy catches up with the girl. So t is measured in seconds. सही है, given all of this information, ठीक है, ये सब कुछ मैं यहीं पे रखा हुआ है। Now I want the answer to A. State in terms of capital T the distance moved by the girl before the boy catches up with her. So distance girl कितना move करेगी जब उसको boy आके पकड़ लेगा, भाई देखो ना, गर्ल इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, गर्ल की कांस्टेंट वेलोसिटी है, सो इफ द गर्ल इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, जब उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये पार्ट तो जीरो हो गया, जब ये पार्ट जीरो हो गया तो s विल इक्वल्स टू इसकी इनिशियल वेलोसिटी 3.5 और जितना वो टाइम ले रही है तो टाइम वो कैपिटल टी ले रही है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी वो 3.5 t हो गया, राइट। एनी प्रॉब्लम्स, सबको समझ में आ रहा है? ओके जी, फिर फॉर द बॉय डिटरमिन द डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग हिज एक्सेलरेशन, तो बॉय की कहानी जरा यहाँ पे थी, टाइम जीरो पे ये निकलता है एक्सेलरेशन करते हुए, रीच करता है स्पीड 5.6 इन अ टाइम ऑफ 5 सेकेंड्स। He then continues at a constant speed of 5.6 at time t equals to t. The boy catches up with the girl. अच्छा जी, अब ये बॉय का क्या मसला है, बॉय को अब हम देखते हैं कि इसने कैसे क्या किया। अच्छा जी, now you have been given his okay, now the boy sets off to catch up with the girl, तो बॉय अगर सेट ऑफ करता है तो वो शुरू करता है जीरो वेलोसिटी से, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये बोलते हैं एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, सो ही हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, until he reaches a speed of 5.6, यानी he reaches this final velocity, अभी फिलहाल के लिए 5 सेकेंड के अंदर अंदर, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहे हैं भाई आप डिस्टेंस बता दो क्या है मूव ड्यूरिंग हिज एक्सेलरेशन, ठीक है। सो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए होगा सो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। बट द प्रॉब्लम इज इस इक्वेशन में अगर देखोगे यू डू नॉट हैव द एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन नहीं दी,
लेकिन हमें एक दूसरी इक्वेशन से एक्सेलरेशन जरूर निकाल सकते हैं। v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकल सकती है। कैसे? v इक्वल्स टू u प्लस at से। सो लेट्स यूज दैट इक्वेशन, राइट। मैं प्लग इन कर रहा हूं इंफॉर्मेशन, आप लोग मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा, अब इसको उठा के यहाँ डाल लेते हैं। भाई आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है इसकी, हमें नहीं पता क्या आ रही है। इस इनिशियल स्पीड वाज 0, तो ये पूरी चीज इसकी 0 हो जाएगी, राइट। देन हाफ इनटू, एक्चुअली देन 1.12 एंड 5 स्क्वायर। 14, exactly 14. Okay, amazing. So we are getting exactly 14. That's really good. Actually, then the distance moved during the time that he is moving at a constant speed. Give your answer in terms of t. अच्छा, जब ये कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड पे बोलते हैं 5.6 मीटर पर सेकेंड पे ये जा रहा है कांस्टेंट स्पीड पे, ठीक है। अच्छा, इफ ही इज गोइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5.6, सो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो बाहर लगा लेते हैं। अब उसमें से अगेन देखोगे भाई ये पार्ट तो हो गया 0 because he was traveling at a constant speed. So then this becomes s equals to his constant speed into the time, right? अच्छा, अब आपको ये बोल रहे हैं कि give your answer in terms of capital T, right? So how are you going to give your answer in terms of capital T? अच्छा, this is very important. कैपिटल टी में से 5 सेकेंड जो शुरू के थे, यू हैव ऑलवेज वर्कड आउट, ऑलरेडी वर्कड आउट कि आपने 14 मीटर उसमें मोशन कर लिया था, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट स्पीड वाला जो मोशन आया है, ये उन 5 सेकेंड्स के बाद आया है, ठीक है। तो जब यहां पे ये कैपिटल टी डालोगे तो कैपिटल टी नहीं लिख देना, दिस कैपिटल टी विल बी, उस कैपिटल टी में से 5 सेकेंड निकालने पड़ेंगे, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड वाला जो पोर्शन है वो 5 सेकेंड बाद आया, ठीक है। तो टी में से 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 जो है वो इधर लग रहे थे। सो दिस विल बी 5.6 इंटू टी माइनस 5। ओके, देयर इज नो कंफ्यूजन्स। So use your answers in A and B to determine the time taken for the boy to catch up with the girl. तो A and B के आंसर इस्तेमाल करते हुए हमने निकालना है टाइम T, जो कैपिटल T टाइम था आपका, वो कितना लगा आपको बॉय और गर्ल को मीट अप करने के लिए। तो क्या करूं, इन हमसे सारे डिस्प्लेसमेंट्स क्यों निकलवाए? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? हमने एक ऐसा क्वेश्चन एक्सप्रेस और गुड्स ट्रेन वाला भी किया था। जब दो चीजें मिलती हैं तो उनका क्या सेम होता है? दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वेट कर देंगे। वेरी गुड, बिकॉज दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम होगी एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग, ठीक है। सो लेट्स सी, गर्ल जो डिस्प्लेसमेंट करती है वो करती है 3.5t, ये गर्ल की डिस्प्लेसमेंट थी, राइट। गर्ल विल इक्वल टू बॉय, ये गर्ल की डिस्टेंस, ये बॉय की डिस्टेंस। अच्छा, बॉय की जो डिस्टेंस है भाई, उसने पहले 14 मीटर किया जब वो एक्सेलरेट कर रहा था, ठीक है। तो ही ट्रेवल्ड 14, और फिर बाद में उसने ट्रेवल किए हैं 5.6 t माइनस 5, तो उसके डिस्प्लेसमेंट में हम ये ऐड कर देंगे 5.6 इंटू टी माइनस 5, राइट। सो 3.5 t will equals to 14 plus 5.6 t and then 5.6 into minus 5, that's minus 28, and then simple algebra करते हैं। So let's send this, तो 14 minus 28 supposed to be 14 as well, तो ये इधर आके 14 हो जाएगा, इधर भेज देंगे सब, तो ये 14 रह जाएगा इधर। 5.6 में से 3.5 निकाल लेते हैं। सो ये हमारे पास आ गया 2.1 t, ठीक है। एंड t आपके पास इवेंचुअली आ गया 14 डिवाइड बाय 2.1, यू आर गेटिंग 6.6667 समथिंग लाइक दिस। और हम देख लेते हैं हम कितना तक आंसर दें। देखो हमने 5.6 दफा उठाया था और हमारा 5.0 सेकंड, सब कुछ 2 सिग्निफिकेंट था, तो इसको भी हम 2 सिग्निफिकेंट दे देते हैं। 6.667 की जगह वी विल राइट 6.7 सेकंड्स। आई होप ये वाला सवाल भी क्लियर हो एंड देयर आर नो कंफ्यूजन्स इन दिस। दिस इज काइंड ऑफ एन इजी क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इसमें इसको इसलिए डिस्कस करवा रहा हूँ कि इन अ फर्दर जब मैं कुछ और चीजें पढ़ा दूंगा, ठीक है, जब हम कोर्स में से थोड़ा सा और चलेंगे, तो आई विल रिविजिट दिस क्वेश्चन, और एक चीज इसमें हम देखना चाहेंगे, कुछ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखना चाहेंगे, ठीक है। द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ वेलोसिटी v ऑफ अ कार इज शोन इन फिगर 2.1. At time t equals to 0, the driver sees an obstacle in the road. A short time later, the driver applies the brakes. The car travels in 2 stages as shown in figure 2.1. वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, स्टेज 1 ये है, स्टेज 2 ये है।
यूज फिगर 2.1 टू डिस्क्राइब द वेलोसिटी ऑफ द कार इन स्टेज 1। तो स्टेज 1 में वेलोसिटी को डिस्क्राइब कैसे करूंगा? कांस्टेंट वेलोसिटी, थैंक यू। सो वी विल डिस्क्राइब दिस एज ए कांस्टेंट वेलोसिटी। और जस्ट मेक श्योर करेंगे कि देखो जितनी हम एक्यूरेट से एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं ना हम देंगे, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है भाई उसने एक मार्क में क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है। तो मैं लिख रहा हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ, ये कितनी आ रही है 16, 17, 18। सो आई विल राइट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 18 मीटर पर सेकंड। हम पूरी देके जाएंगे वरना ये फालतू का एक मार्क खो देंगे। ठीक है, तो वेन एवर यू कैन गिव अ मोर एक्यूरेट आंसर तो दो, जितना उसमें थोप सकते हो थोपने की कोशिश करो। स्टेज 2 क्या है? स्टेज 2 को कैसे डिस्क्राइब करूं? डिसेलरेशन लिख दूं, वेलोसिटी कार इज डिक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट डिसेलरेशन। ठीक है, आई विल राइट अब्दुल्लाह's आंसर क्योंकि वो ज्यादा कंप्लीट है, सब कुछ डिस्क्राइब करना है। सो वेलोसिटी ऑफ द कार इज डिक्रीजिंग at a constant deceleration। ठीक है, फ्रॉम 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जैसे आई सेड थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे तो 18 मीटर पर सेकेंड से कहां तक गई? 0 सेकेंड्स तक गई है। सो फ्रॉम 18 सेकेंड टू 0 सेकेंड्स। सही है। एक्चुअली थैंक यू अलमर, थैंक यू अब्दुल्ला एंड थैंक यू। आपके कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3.5। तो इस ग्राफ में से डिस्टेंस कैसे निकालूं वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में से? एरिया, थैंक यू। तो इसको जल्दी से कर लेते हैं हम बिकॉज ना, ठीक है। सो दिस एरिया में ग्राफ निकालेंगे, ये एक रेक्टेंगल है और एक जो है वो ट्रायंगल है। रेक्टेंगल की डिमेंशंस देख लेते हैं। रेक्टेंगल आ रहा है यहाँ से 18, ठीक है, और यहाँ से देखेंगे हम तो 0.55, 0.6, 0.65। ठीक है, दिस लेंथ इज कमिंग आउट टू बी 0.65। एक्चुअली देन आप अगर देखोगे कि अब हम अगर ट्राइंगल का निकालना है तो ट्राइंगल की हाइट भी वही आ रही है, 18 ही आ रही है, लेकिन बेस जो है वो 3.5 माइनस 0.65 होगा। राइट, सो 3.5 माइनस 0.65 that is 2.85। ठीक है, so I will take this as 2.85। राइट, जल्दी से कर लेते हैं 18 into 0.65। so area of rectangle plus area of triangle, so 18 into 0.65 and then plus half into base into height। so base क्या है आपकी? base आपकी थी 2.85 and then into the height that was 18। Let's calculate this. What is the answer that we're getting? Okay, no problem। 37.35 and इसको कहां तक लिखेंगे ये देख लेते हैं। सो ये देखोगे ये 3 सिग्निफिकेंट देंगे, ठीक है, एक 0 खुद जानबूझ के डाला हुआ है ताकि इसको 3 सिग्निफिकेंट कर सके। अच्छा, और ये देखोगे तो ये हमें 2 सिग्निफिकेंट तक दी हुई है, लेकिन ये देखो कि वी कैन स्टिल एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन टू 2 सिग्निफिकेंट ही हम फिर भी देखो ना, लेकिन अगर इधर देखोगे तो फॉर एग्जांपल आई कैन गेट द वैल्यू आउट टू लाइक 1.25। तो 3 सिग्निफिकेंट ये वाली एक्सिस भी है, हमें दिखाई भी नहीं है सही तरह से। ठीक है, तो आई विल गिव माय आंसर टू आल्सो 3 सिग्निफिकेंट। सो लेट्स गिव दैट टू 37.4, not 37 only, so 37.4 actually। Then, for safety reasons, drivers are asked to travel at lower speeds. For each stage, describe and explain the effect on the distance traveled for the same car and driver traveling at half the initial speed as shown in figure 2.1। तो फिगर 2.1 में अगर हम हाफ इनिशियल स्पीड कर दें, यानी स्टेज 1 की भी हाफ कर दें और स्टेज 2 की भी हाफ कर दें, सो डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, डिस्प्लेसमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा? डिक्रीजेस। अच्छा ठीक है, नाउ हियर इज द थिंग अगेन। ठीक है, दे हैव गिवन यू क्या चीज? दे हैव गिवन यू कि वी हैव हाफ्ड द डिस्टेंस। ठीक है, हमने हाफ द इनिशियल स्पीड कर दिया। ठीक है, तो यानी दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू गिव देम एन आंसर न्यूमेरिकल एज वेल, क्योंकि उन्होंने आपको हाफ बताया, स्पेसिफिक बताया, वरना तो ये बोल रहे कि हम स्पीड डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो गई। तो ट्राई टू गिव अ मोर एक्यूरेट आंसर देन दैट। ठीक है, जब एक्यूरेट आंसर लिख सकते हो और वो नहीं लिख के आओगे मार्क चला जाएगा। right, so don't just write displacement decreases, give a numerical value whenever you can।
तो अगर मैं हाफ द इनिशियल स्पीड कर दूं, इफ आई मेक दिस 18 से लेके 9 पे ले आऊं, ठीक है, इफ आई ब्रिंग दिस टू 9, तो आई होप वी कैन सी द एरिया इन द ग्राफ बिकम्स हाफ, एग्जैक्टली हाफ, राइट? सो आई विल से दैट द डिस्प्लेसमेंट विल बिकम हाफ. एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट बिकम्स हाफ, बट प्लीज ये जरूर देख लीजिएगा कि आपको क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं. एक तो आपको किया डिस्क्राइब, ठीक है, और आपने उसके बाद एक्सप्लेन भी बोलना है, ठीक है, एक्सप्लेन भी बताना है, एक्सप्लेन क्या है. तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स हाफ एज द एरिया अंडर द ग्राफ बिकम्स हाफ. और इसी तरीके से लेट्स वर्क आउट दी व्हाट हैपेंस ऑन स्टेज 2. अच्छा, तो आई फील लाइक कि मुझे वो वाली अप्रोच करवानी पड़ेगी, ठीक है, लेट्स लेट्स डू दैट अप्रोच. अच्छा, इसके साथ मेरे साथ जो है ना साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अब अभी हम कुछ बहुत अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं, एक डिफरेंट चीज पढ़ने वाले हैं, और इसको हम देखते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, लाइक हम ग्राफिकल भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, हम अक्सर अपनी एक्सप्लेनेशन भी इस तरह लिखेंगे, ठीक है. सो लेट मी डू दैट एक्सप्लेनेशन फॉर यू. सही है, फॉलो अलॉन्ग विद मी प्रॉपर्ली इसमें. अच्छा, नाउ अगर हम फर्स्ट स्टेज को देखें तो यू सी दैट द टाइम वुड बी द सेम. हाफ अगर कर देते हो स्पीड, ठीक है, अगर आप हाफ कर देते हो स्पीड, तो यू सी के टाइम सेम होगा, ठीक है, लेकिन स्पीड हाफ हो जाएगी. और हमने निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा उसका, राइट? सो अगर मैं इस पे इक्वेशन लगाना चाहूं तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली अगर लगाता हूं, ये स्टेज 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है. इफ आई पुट दिस स्टेट इक्वेशन ऑन दिस, दिस इज स्टेज 1. एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, देखोगे एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, जब ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही है, सो विल टेक दिस एज जीरो. सो देन यू सी एस इक्वल्स टू यूटी, जब आपका टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, मेरे साथ इस पे फोकस करना, जब आपका टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, जब आपको पता है भाई जब मैंने हाफ भी कर दी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट में फर्क आया, टाइम पे तो फर्क नहीं आया, टाइम तो अभी भी मैं उतना ही ले रहा हूं, राइट? सो टाइम इज माई कांस्टेंट. तो कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अगर मैं कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी हटा दूं तो मैं प्रोपोर्शन का साइन ला सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं? कर सकते, ठीक है. सो अब हम इसमें एक चीज जरा देखते हैं कि हमने ये करके क्या किया, ठीक है. ओके, नाउ आई विल रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगेन. आप लोगों को पता है वो टाइम है कांस्टेंट, लेकिन हम अभी फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए पूछा था वो टाइम नहीं है, हमें नहीं पता क्या था वो कांस्टेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन. तो यू नो एस विल इक्वल टू के यू, ऐसा ही होगा. और अगर मैं कांस्टेंट पोटेंशियल को एक ही साइड पर रखूं और मैं यू को इधर डिवाइड कर दूं, तो वो के आने वाला है ना, जो हमें पता है पहले से टाइम है, बट फॉरगेट अबाउट द टाइम अभी. एस अपॉन यू विल इक्वल टू के. अच्छा, नाउ अगर अब इसको अगर आप देखोगे जरा गौर से, तो अगर मेरे पास कोई डिस्प्लेसमेंट 1 थी और कोई इनिशियल स्पीड 1 थी, वो दोनों डिवाइड देंगे करेंगे तो क्या देंगे? के ही देंगे. इसी तरह बिकॉज के इज अ कांस्टेंट, अगर मैं कोई और डिस्प्लेसमेंट ले लूं और उसकी करस्पॉन्डिंग इनिशियल स्पीड ले लूं, उनको दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं, तो वो मुझे के नहीं देंगे, वो भी मुझे के ही देंगे ना. ऐसा तो नहीं होगा के बगैर कुछ देंगे. के क्या है? के कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का है. अगर मैं एस की वैल्यूज डिफरेंट कर दूं, यू की वैल्यूज डिफरेंट कर दूं, आना फिर भी क्या है? आना फिर भी के ही है. इसी तरह अगर मैं S3 ले लूं और U3 ले लूं, तो वो भी किसके बराबर आएगा? वो भी के बराबर ही आएगा, है ना. अच्छा जी, अब जरा गौर से मेरे साथ फोकस करना. फोकस क्या करोगे? S जो है वो क्या है? S ले लेते हैं, पहला वाला आपका S था, लेट्स टेक S1 जो था वो आपका S था. U को हम कह लेते हैं, U आपका क्या है? U आपका है यू ही कह देते, ठीक है. सो लेट्स ऑल्सो से कि आपकी इनिशियल स्पीड यू ही है, ठीक है. अब आप निकालना चाह रहे हो S2 क्या है? when you have halved the initial speed, when you have halved the initial velocity. अगर ये देखोगे, ठीक है, आई होप दिस इज, अगर ये देखोगे तो u और u कैंसिल एंड यू विल सी कि S2 क्या आ रहा है? S2 आपके पास आ रहा है हाफ s. डू यू सी? हमने प्रोपोर्शन से वर्कआउट कर लिया कि क्या आ रहा है, हमने प्रोपोर्शन से वर्कआउट कर लिया कि
हमारी जो इनिशियल वाली चीज थी वो हाफ हो जाएगी अगर आप स्पीड भी हाफ कर दोगे। कैन यू गाइस सी दैट? इस अप्रोच में समझ में आया कि हमने क्या करने की कोशिश करी है? सो आई बेसिकली यूज्ड प्रोपोर्शंस टू माय एडवांटेज। अगर मैं किसी भी चीज का प्रोपोर्शन निकाल सकूं और फिर ये बोल सकूं कि वो कांस्टेंट के बराबर आ रही है दोनों चीजें, या जो भी जितनी भी चीजें हैं, तो फिर मैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले लूं, वो सब फिर भी क्या आएंगे? कांस्टेंट के बराबर आएंगे। कांस्टेंट के बराबर आएंगे, कांस्टेंट के को बीच में चढ़ा दो, ये चीज इक्वेट कर दो। इक्वेट करने के बाद करोगे तो खुद ब खुद आपके पास नई वाली चीज आ जाएगी। सही है? सबको समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम्स इन दिस? सो अब हम चलते हैं स्टेज 2 को। स्टेज 2 को भी इसी तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, स्टेज 2 को अगर मैं इसी तरीके से बात करना चाहूं तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं बोलता हूं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मसला क्या है? इसमें लाजिमन कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, वो हमें बताई भी है। तो अगर कोई एक्सेलरेशन है तो मैं इसको हटा नहीं सकता, मतलब आई कांट गेट रिड ऑफ दिस पार्ट, मैं ही नहीं कह सकता ये हटा दो। ठीक है, सो ये पूरी इक्वेशन लेनी पड़ेगी। जब इसमें बीच में जो है वो क्या मसला है? इसमें बीच में जो है वो हमारे पास हमें जो है वो हमें फिर भी जो है वो क्या कहते हैं मसला होगा, क्योंकि वी कांट गेट अ प्रोपोर्शनल वाला साइन। अगर या तो सिर्फ मल्टीप्लाई होता तो हम कर लेते। ठीक है, इसमें हम नहीं निकाल सकते, हम कांस्टेंट वाली चीज वो वाला फॉर्मूला इसमें प्रोपोर्शंस नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें कांस्टेंट डिसाइफर करना वो कुछ है ही नहीं, देयर इज नो कांस्टेंट, राइट? तो वी कांट रियली गेट इट इनटू द प्रोपोर्शन फॉर्म। अच्छा, तो एक काम करते हैं यार, देखो ये वाली डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन तो चल ही रही, लेट्स जो है वो सी द अदर वाली डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर मैं ये वाली ले लूं, एक्चुअली इसको अगर लोगे और इस केस सिनेरियो को हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्यों ली है? देखो जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट आ रही है, वो दोनों केसेस में जाके जीरो हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी भी दोनों केसेस में वही शुरू होती है, और एक्सेलरेशन भी देखोगे तो उन्होंने ये नहीं बोला एक्सेलरेशन चेंज है आपकी। ठीक है, सो ये जो आपने असल में जो ये लाइन बनाई थी वो बनाई थी गलत, क्योंकि हमने उसमें अज्यूम किया कि हमारी एक्सेलरेशन चेंज हो गई है। असल में तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बननी है, क्योंकि अगर इसके पैरेलल बनाओगे तो इसके पैरेलल तो कुछ ऐसे बनेगी लाइन, राइट? सो द लाइन वी ड्रॉ एंड द अंडरस्टैंडिंग वी हैड बिफोर वाज अ रॉन्ग इन अंडरस्टैंडिंग। तो हमें तो लाइन ऐसे बनानी थी, बिकॉज द डिसेलेरेशन इज स्टिल द सेम। सही है? सो अब इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है वी स्क्वायर दोनों केसेस में जीरो आ रहा है, यू स्क्वायर वही रहता है 2as। अच्छा, एक्सेलरेशन यू ऑलरेडी नो इज अ नेगेटिव। ठीक है, दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, तो मैं नेगेटिव इधर खुद ही डाल रहा हूं। सो आई विल पुट इन अ नेगेटिव a एंड देन s, और फिर इसको अगर उस साइड पे भेज दोगे तो यू विल सी u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ओके, नाउ द गुड थिंग इज, देखो शुरू में हम उस केस में क्या किया? वी ट्राइड टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप विद इनिशियल वेलोसिटी। हमने डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप निकाला विद इनिशियल वेलोसिटी, जब भी तो मैं फिर कर सकता हूं ना आगे चीज। अगर मैं इसको वैरी कर दूं उसको वैरी कर दूं तो फिर तीसरी चीज आ जाएगी, है ना? तो इस केस में वी वांट टू टेक आउट दी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप विद इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा जी, अब देखो बहुत ही आसान तरीके से, कैन आई नॉट से दिस इज द कांस्टेंट 2 इंटू एक्सेलरेशन। 2 तो वैसे ही कांस्टेंट, एक्सेलरेशन वैसे भी कांस्टेंट है, राइट? दोनों केसेस में एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुई है, द सेम एक्सेलरेशन। So can I say that u square is directly proportional to s? And then can I say u square 1 upon s1 will equal to k, which is equal to u2 square upon s2? यहां तक बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? एंड देन यू नो, ठीक है, आप इसको उल्टे तरीके से कर सकते हैं। तो अच्छा, नाउ u1 क्या था? लेट्स सपोज दैट्स u, s1 क्या था? लेट्स से दैट्स s। अच्छा, u2 क्या है? u2 इज हाफ, राइट? इट्स हाफ ऑफ u, तो हाफ u होल स्क्वायर। एंड s2 क्या हो गया? s2 आ गया। अब अगर मैं s2 को उधर ले जाऊं, बल्कि हाँ, फर्स्ट लेट्स सॉल्व इट ओवर हियर। तो u स्क्वायर अपॉन s विल इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 u स्क्वायर अपॉन s2। so u square cancel, and then s2 will equals to quarter of s। तो हमें ये नजर आता है कि अगर आप इस केस सिनेरियो में हाफ कर देते हो, क्या चीज? हाफ कर देते हो स्पीड, और एक्सेलरेशन वही रखते हो, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्वार्टर हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट क्वार्टर की हो रही है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। उस केस में u was directly proportional to s, इस केस में जब आपके पास एक्सेलरेशन होती है तो u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s।
अच्छा मुझे बताओ, सबको ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, नाउ डिफाइन एक्सेलरेशन, तो आप लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ी है मेरे साथ वही लिख के आइएगा, ठीक है? डू नॉट गो एंड राइट जो मार्क्स स्कीम में लिखा हुआ है, ठीक है? मार्क्स स्कीम में आपको मिलेगा कि इट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है? तो डोंट मेमोराइज दैट डेफिनेशन, ठीक है? वो आपके लिए नहीं है, वो एग्जामिनर के लिए, ठीक है? तो मार्क्स स्कीम भी जब देख रहे हो तो मार्क्स स्कीम ऐसे फॉलो नहीं करो कि प्लस ब्लाइंडली जो लिखा हुआ उसमें वही लिख के आ रहे हो, वही सब चीजें याद करनी, नहीं। डेफिनेशंस, गो फॉर द डेफिनेशन आपको सिखाई गई है, ठीक है? क्योंकि एग्जामिनर जब चेक कर रहा होगा ना, वो आपका ये देख रहा होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है? ही इज रियली लुकिंग आउट फॉर दोस कीवर्ड्स, ठीक है? सो यू आर गोइंग टू से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी along a specific linear direction, ठीक है? सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यू वुड बी डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस और फिर इन द एंड एग्जाम दे के आओगे तो फिर पता चलेगा कि मार्क्स जो है वो कम आए, हालांकि सारे आंसर्स जो है वो मार्क्सिंग के साथ मैचअप कर रहे हैं, तो इस वजह से कम आते हैं, बिकॉज द एग्जामिनर डज नॉट वांट यू टू बी राइटिंग व्हाट इज इन द मार्क स्कीम, ठीक है? क्योंकि वो मार्क्स स्कीम ऐसी है, एग्जामिनर को ऑलरेडी कुछ अकल है तो वो उस तरह से देखेगा। ही इज ट्राइंग टू सी योर पर्सपेक्टिव इन द डेफिनेशंस, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप किस एक्सप्लेन कर रहे हो, वो चीज आपने लिख के आनी, ठीक है? along a specific linear direction. Actually, a steel ball of diameter 0.080 meters is released from rest and falls vertically in air as illustrated in figure 2.1. ठीक है? तो फिगर 2.1 में आपको ये चीज दिखा दी गई है कि स्टील बॉल को आपने छोड़ा एंड इट वाज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सो यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अच्छा जी, देन इट ट्रेवल्स अबाउट अ 0.280 मीटर्स, और ये एक हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ लाइट को ये क्या करती है, ये ब्रेक करती है। तो जब इसकी बॉटम जो है वो इधर पहुंचती है, ऑब्वियसली इसको काट जाएगी, मतलब दिस इज अ लाइट बीम जिसको इट स्टॉप्स। अच्छा, explain why the force due to air resistance acting on the ball may be neglected when calculating the time taken for the ball to reach the beam of the light। अभी फिलहाल हम ये नहीं कर रहे, ठीक है? इसकी मैं रीजन जो है वो जैसे जैसे हम कोर्स में करते जाएंगे तो हम डिस्कस करते जाएंगे, मैं फोर्सेस के चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? सो लेट गो ऑफ दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू फॉल फ्रॉम रेस्ट टू पोजीशन P वेयर बॉटम ऑफ द बॉल टचेस द बीम ऑफ लाइट। तो आपको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है व्हेन यू बीन गिवन द इनिशियल स्पीड, व्हेन यू बीन गिवन द डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन क्या होगी वो आप लोगों को पता होनी चाहिए है। तो given all of this information, which equation should I be using? Second, thank you Alma. So we will be using S equals to ut plus half at square। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए इनिशियल स्पीड पता है, टाइम पूछा है, डिस्प्लेसमेंट बताई हुई है, एक्सेलरेशन यू ऑटोमेटिकली नो दैट इज गोइंग टू बी 9.81। अच्छा जी, इसी केस से लेट्स आल्सो मेक अ कन्वेंशन, डाउनवर्ड्स जा रहे हैं आप तो लेट्स मेक डाउनवर्ड दिस पॉजिटिव। Actually, now you're traveling 0.280 downwards, so I will be taking that as positive, so 0.280 ut is 0, तो ये पार्ट ऑटोमेटिकली 0 हो गया, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। एक्चुअली देन हाफ एक्सेलरेशन इज also downwards, तो हम इसको लेंगे as positive, so this works out to be 9.81, and then time squared हमें टाइम ही निकालना, सॉरी, so time squared। Okay, let's work out what this time is. Time क्या आ रहा है हमारे पास? 0.2389. Okay, thank you Alma. So 0.2389. अच्छा, we had three significant to work with, तो हम three significant ही लेते हैं, हम 0.239 ले लेते हैं। Actually, then determine the time interval during which the beam of light is broken by the ball। तो ये कह रहे हैं कि भाई टाइम इंटरवल बता दो जब तक ये बॉल जो है वो इसको ब्रेक करे जा रही थी लाइन ऑफ लाइट बीम को, ठीक है? तो लाइट बीम को जब तक ये ब्रेक कर रही थी उतनी देर का टाइम बता दो कि कब तक ब्रेक कर रही थी। सो एनी आइडियाज हाउ वी विल वर्क दिस आउट? समथिंग यूजिंग डायमीटर, ठीक है, वेरी गुड। सो अल्मा कुछ कुछ करीब तक पहुंच गई है, ठीक है? सो इट इज डेफिनेटली समथिंग थ्रू द डायमीटर ही। अच्छा, नाउ देखो, बेसिकली देखो, व्हेन द बॉल इज राइट अबव हियर, ठीक है? तो मैं इसको प्रॉपर सॉलिड ही बना रहा हूं, बॉल जो है वो यहाँ पे है। अच्छा, नाउ बॉल कब तक कट करती रहेगी? बॉल तब तक कट करती रहेगी जब ये बॉल नीचे नहीं पहुंच जाती,
राइट, जब तक उसका टॉप ऑफ द बॉल डज नॉट कट द लाइट बीम। ठीक है, सो जब तक टॉप ऑफ द बॉल इज नॉट एज द लाइट बीम, मतलब जब तक टॉप ऑफ द बॉल लाइट बीम को टच नहीं करा। अच्छा, अब देखोगे कि ये कब तक टच नहीं करेगा, ये जब तक टच नहीं करेगा जब तक बॉल अपना डायमीटर नीचे नहीं जा चुके हो। द बॉल विल नॉट गो, मतलब it will cut till the point when it hasn't traveled its own diameter downwards। ठीक है, जब डायमीटर ट्रैवल करेगी तो ये जो टॉप वाला पॉइंट है, ये डायमीटर ट्रैवल करने के बाद इतना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। राइट, सो देख लो टॉप वाले पॉइंट को देख लो, अभी डायमीटर ऊपर है तो जब तक कट करेगा जब डायमीटर ट्रैवल करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो वी वांट दैट, वी वांट द बॉल टू ट्रैवल डायमीटर डी। अच्छा जी, नाउ 0.280 प्लस डायमीटर। Yes, very good, Alma. Very, very, very good. I'm happy you're following everything that I've taught. Yes, perfect, 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 perfect. तो हम यही करेंगे, हम exactly अल्मा वाला से केस ही करेंगे। ठीक है, as I told you, S equals to ut plus half at square अगर आप लगाते हो इसमें again, ठीक है, बिकॉज आपको टाइम ढूंढना है। ठीक है, तो डोंट टेक, यहाँ पे डायमीटर रख लिया, ठीक है, डोंट पुट द डायमीटर ओवर हियर और इस u को जीरो अज्यूम कर लो, नहीं, इधर u कुछ और हो गया, दिस u इज नॉट जीरो। ठीक है, तो डोंट टेक द जर्नी फ्रॉम हियर, टेक द जर्नी फुल वाली पूरी, जहां से सच्ची में u पता था वो क्या है। ठीक है, तो एज अल्मा सेज, भाई पूरा ऊपर से लेके नीचे तक की जर्नी लो। ठीक है, शी सेज कि आप जो है वो जर्नी लो जब ये बॉल जो है वो यहां से यहां तक आ चुकी है। Right, so 0.080, so basically take the journey when it has traveled 0.080 plus a 0.280 of the distance, so we will do exactly that। ठीक है, तो मैं again लगाऊंगा s equals to ut plus half at square, s is 0.080 plus 0.280, u is 0, तो हम ये वाली जर्नी को 0 ले सकते हैं। Then half, acceleration is 9.81, and then you want to know time squared, so what are we getting as our value of time? इन दोनों को add, 2 से multiply, 9.81 से divide, and then square root 0.325। ठीक है, thank you, so 0.325, let's take that, और फिर हम दोनों को subtract कर लेते हैं, 0.325 minus 0.3239, 0.325, so let's say the time interval 0.325 minus 0.239. What's the answer to this? नहीं यार, you're getting something wrong. हम कुछ गलत कर रहे हैं। How is this 0.325? नहीं, something has wrong हुआ है इधर। ठीक है, we'll have to see this. Working में wrong हुआ है। 0.080 plus 0.280 into 2 divided by 9.81 square root answer. I'm getting 0.270, 0.271 आ रहा है। I'm not getting 0.325। ठीक है, ये वैल्यू हमसे गलत कैलकुलेट हो गई है। This is a 0.271। अच्छा जी, और अब हम जो है वो क्या करेंगे, हम 0.271 में से क्या निकाल देंगे, 0.239, सो 0.239, तो जब 0.271 में से 0.239 निकाल देंगे, सो आपके पास आ जाएगा 0.032। ठीक है, 0.032 आ रहा है। एक चीज मैं जरा और चेक कर लूं, हमारे पास क्या था, सही है, सो मैं इसको 0.032 ही लिख रहा हूं, 0.032 seconds, this is as our answer। ठीक है, so very good Alma for giving me the approach। actually a different ball is released from the same position as the steel ball in B, this ball has the same diameter but a much lower density for this ball force to the status plane। अच्छा, you do not need to know this one। ठीक है, so this is forces, तो इतनी टेंशन नहीं लेंगे हम इसमें, ये फोर्सेस का पार्ट है।